नमस्कार। आइए आज अंधेरे में कविता के 5वें खंड को समझने का प्रयास करते हैं। इस खंड में भी काव्य नायक की घबराई हुई और द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का चित्रण किया गया है। साथ ही काव्य नायक को अपने अवचेतन मन में विद्यमान उत्तम और उपयोगी विचारों, भावों और कल्पनाओं को अनुभव करते हुए भी दिखाया गया है। मुक्तिबोध लिखते हैं, एकाएक मुझे भान। काव्य नायक कहता है कि अचानक ही मुझे एहसास हुआ, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर हाथ रखा, यानी पीछे से किसी अपरिचित या पराये इंसान ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है। चौंकता मैं भयानक, मैं बहुत डरावने तरीके से चौंक पड़ा या बुरी तरह घबरा कर अस्थिर हो गया। एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक। अचानक ही मेरे पैरों से सिर तक एक झुरझुरी या कंपकपाहट दौड़ गई, यानी मैं डर के मारे सिर से पैर तक कांप उठा कि ना जाने अब क्या होने वाला है। नहीं नहीं, ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक। काव्य नायक महसूस करता है कि नहीं नहीं, ये किसी का हाथ नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर विद्यमान बरगद के पेड़ से एक पत्ता गिरकर मेरे कंधे पर टिक गया है। बरगद का पेड़ शायद जीवन की व्यापकता का प्रतीक है। ये एक पत्ते के माध्यम से काव्य नायक को प्रोत्साहित कर रहा है कि उसे आगे बढ़कर संघर्ष करना चाहिए। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, ये न जाने कैसा इंगित या कैसी मौन चेष्टा है। क्या वह चिट्ठी है किसी की? क्या ये बरगद का पत्ता किसी पत्र की तरह है जो प्रकृति ने मुझे भेजा है? कौन सा इंगित, ये किस प्रकार की चेष्टा या भंगिमा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भागता मैं दम छोड़, मैं दम लेना या आराम करना छोड़कर फिर से भागने लगा। घूम गया कई मोड़, मैं रास्ते या सड़क के अनेक मोड़ों पर जान बचाने के लिए घूम गया। बंदूक धाएं धाएं, मुझे बंदूकों से धाएं धाएं की आवाज के साथ गोलियां चलने की आवाज आने लगी। मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ, मकानों के ऊपर मटमैले लाल रंग या भगवा रंग की रोशनी फैलने लगी थी, क्योंकि दूसरी ओर कहीं गोलियां चल रही थीं। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, मैं दम लेना छोड़कर फिर से दौड़ने लगा और अनेक मोड़ों पर चक्कर काट कर दौड़ता रहा। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश। थकान और घबराहट के मारे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि धरती और आसमान भी चक्कर खा रहे हैं। और फिर किसी एक मुंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई। फिर मुझे एक बंद पड़े हुए या अंधेरे में डूबे हुए घर की पत्थर की बनी सीढ़ियां नजर आ गईं। उस पर चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर। मैं उन सीढ़ियों पर चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठ गया। दिमाग में चक्कर, मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा क्योंकि मुझे शारीरिक और मानसिक थकान हो रही थी। चक्कर, भंवरें, दिमाग चकरा रहा था और जैसे पानी में लहरें गोल गोल घूमती हैं, वैसे ही मेरे दिमाग में विचारों के भंवर बन रहे थे। भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। इन भंवरों या चक्राकार घूमते विचारों के गोलाकार मध्य भाग में मुझे सपनों की तरह कुछ चीजें और घटनाएं नजर आने लगीं। अगली पंक्तियों में काव्य नायक उस सपने का वर्णन करता है। वो धरती की सतह के नीचे स्थित किसी गुफा के बारे में बताता है जो अनेक रत्नों से भरी है। वास्तव में ये गुफा काव्य नायक के ही अवचेतन मन की प्रतीक है, जिसमें अनेक प्रकार के उत्कृष्ट और उपयोगी भाव तथा विचार कीमती रत्नों की तरह विद्यमान हैं। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक। काव्य नायक सपने में देखता है कि जमीन की परतों के बहुत नीचे अंधेरे और अकेलेपन से भरे वातावरण में प्राकृतिक रूप से निर्मित एक गुफा है। विस्तृत खोह के सांवले तल में इस बहुत बड़ी या दूर तक फैली गुफा के काले या मटमैले से फर्श पर तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। अंधेरे को चीर कर कुछ पत्थर के टुकड़े चमक रहे हैं, ऐसा काव्य नायक को महसूस होता है। मणि तेजस्क्रिय, यहाँ तेजस्क्रिय से तात्पर्य है जिनसे लगातार तेज या प्रकाश निकलता रहता है। काव्य नायक कहता है कि यहाँ पर ऐसी मणियां भी हैं जो लगातार चमकती रहती हैं। रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे
रेडियो एक्टिव रत्न से तात्पर्य है ऐसे पदार्थ जिनसे अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। रेडियो एक्टिविटी के कारण पदार्थ का विघटन भी होता रहता है या उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर कवि का तात्पर्य ऐसे पदार्थों से है जो वर्षों तक ऊर्जा या प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ या रत्न ऐसे भावों या विचारों के प्रतीक हैं जो सदियों तक मनुष्य जाति को प्रेरणा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे। काव्य नायक कहता है कि यहाँ ऐसे बहुमूल्य पत्थर भी हैं जो किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं या जिनसे मंद प्रकाश निकलता रहता है, जो विघटित होते रहते हैं और जिनके स्वरूप में परिवर्तन भी होता रहता है। झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक, इन सभी मणियों और रत्नों पर एक भारी झरना गिरता रहता है। प्राकृत जल वह आवेग भरा है, कुदरती या स्वाभाविक रूप से बहने वाला इस झरने का पानी गति या उत्साह से भरा हुआ है। द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें, यानी चमकदार मणियों से जो आग की लपटों की तरह रोशनी निकलती प्रतीत होती है, उस पर झरने के पानी की लहरें फिसलती हुई बह रही हैं। लहरों के तल में से फूटती हैं किरणें। इन बहती लहरों के नीचे से किरणें सी निकलती नजर आ रही हैं, क्योंकि पानी के तल पर रत्न भरे पड़े हैं। रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती, इन सभी बहुरंगी रत्नों से अलग अलग तरह का प्रकाश फूट पड़ रहा है। यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। खोह की बेडौल भीते हैं झिलमिल, यानी ये जो गुफा है इसकी दीवारें बेडौल या उबड़ खाबड़ हैं और इन दीवारों पर रत्नों से निकलने वाली रोशनी झिलमिलाती रहती है। काव्य नायक कहना चाहता है कि मनुष्य के अवचेतन मन पर अनेक प्रकार के भावों, विचारों, घटनाओं, कल्पनाओं की छाप लगातार पड़ती रहती है। अगली पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि काव्य नायक को अचानक ये अनुभव होता है कि ये सारे उजले रत्न तो उसी के अवचेतन मन में पड़े हुए श्रेष्ठ विचार और भाव हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, पाता हूँ निज को खोह के भीतर, यानी मैं अपने आप को उस रत्नों से भरी गुफा के भीतर खड़ा महसूस करता हूँ। विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ, मैं ललचाई सी नजरों से उन उजली या चमकदार चीजों को देखता हूँ। मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर, यानी कांति या चमक से युक्त मणियों को मैं हाथों में ले लेता हूँ। विभोर आंखों से देखता हूँ उनको, अपनी भावुक या खोई खोई सी नजरों से मैं उन मणियों को देखता हूँ। पाता हूँ अकस्मात, अचानक ही मुझे ये एहसास होता है, दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं हैं, यानी चमक या विशेष आभा से घिरे हुए वे पदार्थ वास्तव में रत्न नहीं हैं। अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। काव्य नायक कहता है कि इन रत्नों के रूप में मेरे जीवन के तजुर्बे, मेरी पीड़ाएं और मेरी समझ बूझ से निकाले गए नतीजे इस गुफा में पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे, ये जो मणियां इस गुफा में हैं, ये वास्तव में मेरे विचारों की लाल आग है, यानी मेरे चिंतन या मेरी सोच में जो क्रांतिकारी भाव हैं, वे ही मानो लाल लाल मणियों के रूप में इस गुफा में विद्यमान हैं। प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल, ये जो झरना है यूं लगता है कि इसमें मेरे प्राण या मेरी सारी चेतना घुल मिल गई है, यानी ये झरना नहीं है बल्कि मेरे प्राणों में व्याप्त ऊर्जा, गतिशीलता और जीवंतता का ही एक रूप है। अकेले में किरणों की गीली है हलचल। इस अवचेतन मन रूपी गुफा में मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ, या यहाँ पर जो रत्न हैं उन पर फिलहाल किसी की नजर नहीं पड़ रही है। ये रत्न यहाँ पर उपेक्षित पड़े हैं और यहाँ पर पड़े विचार रूपी रत्नों से निकलती हुई रोशनी की किरणें हिलडुल तो रही हैं, मगर उनमें भारीपन या बोझिलता है, जैसे किसी वस्तु में उसके पानी में भीग जाने पर होती है। काव्य नायक कहना चाहता है कि जिस प्रकार कोई वस्तु पानी में गिरकर
भारी और बोझिल हो जाती है, उसी प्रकार मानव जीवन में या मानव सभ्यता में जो श्रेष्ठ विचार और भाव थे वे भी उपेक्षित किए जाने पर या उपयोग में ना लाए जाने पर भारी या अनुपयोगी से हो गए हैं। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया। काव्य नायक शोक प्रकट करता है कि हाय, मैंने अपनी जागृत प्राण शक्ति, अपने विचारों और अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को अवचेतन मन रूपी गुफा में बंद कर दिया है, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित। मैंने अपने श्रेष्ठ भावों और विचारों को जन कल्याण के क्षेत्र से अलग या दूर कर दिया है, जनोपयोग से वर्जित किया। मैंने उन्हें लोगों के या समाज के इस्तेमाल में आने से रोक दिया और निषिद्ध कर दिया, और मैंने उन पर हर तरह से रोक लगा दी, खोह में डाल दिया। मैंने क्रांतिकारी या श्रेष्ठ विचारों को अवचेतन मन रूपी गुफा में डालकर बंद कर दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। मुझे लगता है कि शायद वो विचार बहुत अनिष्टकारी थे, जैसे कि भीख मांगते हुए बच्चे समाज के लिए खतरनाक या शर्मनाक होते हैं। खैर, यह ना समय है, जूझना ही तय है। खैर, अब ये इन सब बातों पर विचार करने का वक्त नहीं है। अब तो फांसीवादी सरकार या प्रशासन आम लोगों पर जुल्म कर रहा है। अब दार्शनिक बातों पर विचार करने से कुछ नहीं होगा। अब तो निश्चित रूप से केवल संघर्ष ही करना होगा और भ्रष्ट तथा अत्याचारी शासन का डट कर मुकाबला करना होगा।